हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भीड़ में खोया आदमी। अब भीड़ में खोया आदमी ये निबंध लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने लिखा है। जैसे कि हेडिंग से हमें पता चलता है, भीड़ में खोया आदमी। अब भीड़ मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें आदमी का कोई पता नहीं चलता, आदमी जैसे खो जाता है। तो भीड़ में खोया आदमी, ये नाम से, चैप्टर के नाम से हमें कुछ समझ में आता है कि ये जनसंख्या के बारे में एक चैप्टर है और जनसंख्या की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ में खोया आदमी। प्रस्तुत निबंध, तो ये एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। तो यहाँ पर लीलाधर शर्मा जी हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसे अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये भीड़ से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उसमें हम पूरी तरह खो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी ये जनसंख्या वृद्धि की वजह से। तो हमें इन्हें समय रहते नियंत्रण करना ज़रूरी है। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। तो हम ये जब निबंध पढ़ेंगे तो हमें समस्याओं के बारे में भी पता चलेगा और हमें उनका समाधान क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलेगी। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामला कांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर हैं बाबू श्यामला कांत। अब ये जो बाबू श्यामला कांत हैं, इनका अनियोजित परिवार, अनियोजित परिवार का मतलब होता है इन्होंने बिना सोचे समझे अपना परिवार जो बढ़ा दिया। तो इससे हमें ये समझ में आएगा जब हम इनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से छोटा परिवार सुखी और संपन्न होता है। तो यहाँ पर इनका परिवार बड़ा है और बड़ा होने की वजह से क्या क्या परेशानियां हैं वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निज जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाबू श्यामला कांत हमारे जो लेखक श्रीधर हैं उनके एक मित्र हैं। उनसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनके घर में बच्चे बहुत हैं। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। अब ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में आता है और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रेलवे से हरिद्वार जाना चाहें, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाना चाहें, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर आपको टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले होते हैं। तो घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। अब टिकट की लाइन में खड़े हो गए और जब काउंटर पे हमारा नंबर आया तो ये पता चला कि किसी भी गाड़ी में कोई भी जगह खाली नहीं है, सारी गाड़ी भर चुकी है।
जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जब आप लंबी दूरी के लिए ट्रेवल करते हैं तो आप आरक्षण करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, मतलब आपकी एक जगह फिक्स हो जाती है, एक सीट आपकी बुक हो जाती है गाड़ी में। लेकिन अगर गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई है, कोई भी जगह खाली नहीं है, तो गाड़ी में एक डब्बा ऐसा भी होता है जिसमें वो लोग सफ़र कर सकते हैं टिकट लेकर जिन्होंने अपना आरक्षण नहीं करवाया है, तो उसमें उन्हें बैठने या खड़े रहने की जगह मिल जाती है। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। तो यहाँ पर जब गाड़ी आई, क्योंकि देखिए टिकट मिली नहीं, इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग जाने के लिए थे। तो जब गाड़ी आई तो हमने देखा कि गाड़ी के अंदर तिल रखने की जगह नहीं, तिल एक अनाज है, बहुत छोटा होता है, तो तिल रखने की जगह नहीं का मतलब ये होता है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि कोई जगह नहीं है उसमें। और लोग जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग धक्का मुक्की भी करते हैं, तो धक्का वहाँ पर लोग कर रहे हैं। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न ढकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। अब यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि उनके पास में सामान बहुत ज़्यादा नहीं था, उन्हें कुली की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वहाँ पर चढ़ना इतना मुश्किल था कि उसके लिए उन्हें कुली करना पड़ा, उन्हें कुली की सहायता लेनी पड़ी। और कुली ने उन्हें किसी तरह से खिड़की से गाड़ी के अंदर धक्का दिया और वो गाड़ी में पहुँच पाए। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। अब लक्सर एक स्टेशन है, वहाँ पर गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। तो देखिए, यहाँ पर लेखक तो हमारे गाड़ी के अंदर चढ़ गए थे, लेकिन जब ये अपनी गाड़ी बदलने के लिए लक्सर स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर तो लोग खचाखच भरे ही हैं। गाड़ी की छत पर, ट्रेन की छत पर, सोचिए ट्रेन की छत पर भी लोग जाकर बैठे हैं। उन्हें जाना ज़रूरी था, अब जाने के लिए टिकट नहीं था, जाने के लिए गाड़ी में जगह नहीं थी, तो क्या करते बेचारे, वो सारे के सारे रेल की छत पर ही जाकर बैठ गए। अब रेल की छत पर बैठना खतरे से खाली नहीं होता है, नीचे गिरने का डर होता है। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरे किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वो स्टेशन पे पहुँच गए और स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने के लिए श्यामलाकांत जी के बड़े लड़के दीनानाथ आए हुए हैं। अब दीनानाथ की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। तो ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी बहुत पहले की है। उस समय सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार कार्यालय होते थे। एक ऐसे ऑफिस होता था जहाँ पर आप जाकर अपना नाम लिखवाइए और आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम मिलता था। तो यहाँ पर मैंने दीनानाथ को बोला कि भाई अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता लो, आपको भी नौकरी मिल जाएगी। तो कहने लगा, तो यहाँ पर दीनानाथ कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत रख करना। तो यहाँ पर बताया उन्होंने कि भाई मैं तो गया था, मैं जो ऑफिस है रोजगार कार्यालय वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत लंबी लंबी लाइन। तो फिर वही समस्या, जनसंख्या की समस्या हमने ट्रेन में देखी, जनसंख्या की समस्या हमने रेल के जब टिकट लेने जा रहे थे तो वहाँ देखी जनसंख्या की समस्या। अब यहाँ पर जो दीनानाथ है वो भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर जब वो नौकरी पाने की आशा में रोजगार अफसर गए और उनका नंबर आया, तो वहाँ पर जो नौकरी
देने वाले हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी ऐसा मत समझना, क्योंकि आपकी योग्यता, आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के तो पहले से ही हजारों लोग यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं, अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। तो यहाँ पर ये लेखक हमारे लीलाधर शर्मा जी अब ये सोचने लगे कि देखिए यहाँ पर इस छोटे से शहर में, हरिद्वार जैसे छोटे से शहर में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो बड़े शहरों में तो और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती होगी। तो समस्या जनसंख्या वृद्धि की। घर पहुंचा तो छोटे से कमरे में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। अब जब ये उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है और बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो इतनी सारी भीड़ को देखकर मुझे वहाँ पर बेचैनी होने लगी, मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छुपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। तो फिर देखिए जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो परेशानी है, यहाँ पर हमारे लेखक के जो मित्र हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ शहर में आने के बाद बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कोई बड़ा घर नहीं मिला। ठीक है, अब शहर बस गया, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मकान भी बन गए, लेकिन फिर भी देखिए जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से इनके मुताबिक इनको मकान नहीं मिल रहा है। और ये स्थिति सिर्फ इनकी नहीं है, ऐसी स्थिति बाकी भी बहुत सारे लोगों की है। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में मकान और खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के वजह से ये जो मकान और खाद्यान्न है ये कम हो रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई, उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। अब देखिए भाई कितने बच्चे उनके घर में। तो यहाँ पर जब उनकी पत्नी, श्यामला जी की पत्नी आई, जलपान लेकर आई, मतलब कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आई, तो उनके पीछे पीछे उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी और 2 छोटे छोटे लड़के थे। तो 3 लड़कियां 2 लड़के हो गए कितने, 5। और उनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है, हो गए 6। और उनका एक बड़ा बेटा भी है, हो गए 7। तो 7 तो यहाँ पर ही हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक आदमी के 7 बच्चे। ठीक है, ये उस समय की बात है। आज के समय इतना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखेंगे घर में 2-3 बच्चे, 4 बच्चे बहुत हो गए, उसमें भी 4 हो गए तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं उसे, 2 बच्चे वही अच्छे। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। अब वो बच्चों को जब मैंने देखा तो बच्चे दुबले पतले थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब देखिए इतने सारे बच्चे अगर घर में हैं, ठीक है, तो हर एक की जो परवरिश होनी है, परवरिश मतलब उनका जो पालन होना है, वो पालन कहाँ से अच्छे से हो पाएगा। मैंने पूछा कब से अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ मतलब बीमार लग रहे थे। मैंने पूछा भाई कब से बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा रही है क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। तो मैंने भाभी जी से, श्यामला जी की पत्नी जी से पूछा, मैं मतलब कौन हूँ? मैं लीलाधर शर्मा, मैं अपने आप को लेखक की तरह यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैंने भाई पूछा कि भाई आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? तो वो हंस पड़ी, बोली भाई साहब इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी
मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टरों को घेरे रखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, मैं गई थी डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन अस्पताल में आप चले जाइए फिर वही जनसंख्या की वृद्धि का हम समस्या देख रहे हैं कि अस्पताल में भी बहुत सारे मरीज होते हैं जो डॉक्टर को घेरे रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता कभी आपने देखा होगा तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है उस छत्ते में, उसी तरह से डॉक्टर के आसपास भी बहुत सारे लोग। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल में गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं, वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। तो देखिए डॉक्टर के पास आप दिखाने गए लेकिन बहुत सारे मरीज हैं, तो कैसे अच्छे से देख सकते हैं किसी मरीज को। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। तो आजकल देखिए, आजकल बीमारों की भी संख्या कम नहीं है, बहुत बीमार है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। तो यहाँ पर अब भाभी जी अपने बारे में बताने लगती हैं कि भाई बच्चों की तो छोड़िए, अब मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। तो यहाँ पर बता रही हैं भाभी जी, देखिए फिर वही जनसंख्या की समस्या कि सोचा मैंने मतलब अब यहाँ पर भाभी जी कह रही हैं कि मैंने सोचा कि भाई जो शादी के लिए कपड़े हैं उसे मैं दर्जी से सिलवा लेती हूँ, लेकिन जब बड़ा बेटा दर्जी के पास गया तो वहाँ पर किसी भी दर्जी ने समय पर कपड़ा सिलकर देने से मना कर दिया। सबके पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े थे सिलने के लिए, तो सबने दर्जी ने कहा कि भाई अपने कपड़ों के ढेर को दिखाया और अपनी मजबूरी जाहिर की कि हम जिस समय आपको चाहिए उस समय पे कपड़ा सिलकर नहीं दे पाएंगे। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए क्या होता था कि पहले दुकान में ग्राहक जाता था तो ग्राहक का सम्मान होता था कि अरे भाई कोई ग्राहक तो आया, लेकिन आज उल्टा है। मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि ग्राहक इतने ज़्यादा हैं कि ग्राहकों का सम्मान नहीं होता। सम्मान तो छोड़िए, दूर की बात है, उनका काम भी समय पर नहीं होता। दुकानों में पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुकानें कम हैं, दुकानें पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ रही है कि वो ज़्यादा दुकानें भी कम दुकानें महसूस होती हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुझलाया स्वर सुनाई दिया। अब देखिए हमने 3 और 2 5 6 7 बच्चे तो देख लिए थे, अब एक बच्चा और यहाँ पर सुमंत उनका एक दूसरा बेटा है जो बाहर से हारा थका हुआ आया। झुझलाया मतलब थोड़ा सा क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में घर में आया। कहा माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। तो घर में आकर चाय की बात कही। तो चाय देखिए, चाय आज से नहीं बहुत समय से हमारे समाज में लोगों द्वारा पिया जाने वाला पेय है। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर ये अपना कुछ सामान लेने गए थे, शायद राशन की दुकान पर गए होंगे। राशन की दुकान पहले के समय में एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ से हमें हमारे घर का जो खाने पीने का सामान है वो उचित दामों पर हमें मिल जाता था। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि भाई ये गए तो थे सामान लेने के लिए, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी और फिर जब इनका नंबर आया तो सामान ख़त्म लगभग सा हो गया था, तो पूरा सामान इन्हें नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। तो देखिए ये सारी हमने बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर देखी, और ये सारी परेशानियों का कारण क्या, तो सारी परेशानियों का कारण एक ही है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जाते हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं? सही बात है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए सुविधाओं में वृद्धि हुई है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, दुकानें बढ़ी हैं,
जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो बड़ी हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारी जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तो क्यों कम नहीं हो रही हैं? क्योंकि भीड़ भी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ये भीड़ बढ़ाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? तो हम मनुष्य ही उत्तरदायी हैं। घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती है लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, घर में ज़्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप के पास सुख सुविधाएं नहीं है, आपके पास इतना इंतज़ाम नहीं है कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएँ, आप उनका अच्छा पालन पोषण कर पाएँ, तो ये जो ज़्यादा बच्चे होते हैं ये ज़्यादा दुखदायी होते हैं, आपको दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, आपको भी दुख देते हैं। तो घर में अगर ज़्यादा बच्चे हों तो उससे सुख की जगह दुख होने लगता है, अगर हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं हैं तो। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? अब देखिए, ये जो भीड़ सब जगह पर है, ये भीड़ क्या लोगों को अच्छी लगती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। अब देखिए, जो अस्पताल हैं वहाँ पर भीड़ होने का कारण क्या है? अब वहाँ पर भीड़ होने का मतलब ये होता है कि लोग ज़्यादा बीमार हैं। अब कोई बीमार होना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी लोग बीमार हैं। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। अब देखिए, जो बीमारी है ये क्यों होती है? तो ये कुपोषण से। कुपोषण मतलब आपको खाना जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, कुपोषण। गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण, जो छोटे छोटे कमरे बन गए हैं जहाँ पर प्रॉपर ना लाइट है ना हवा है, तो जहाँ का वातावरण दूषित हो गया है, ये सारी चीज़ों की वजह से बीमारी होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं। अगर छोटा परिवार हो, सीमित परिवार हो तो क्या होगा? सीमित परिवार होगा, जनसंख्या कम होगी तो हमें सारी चीज़ें भरपूर मिलेंगी। खाने के लिए भरपूर मिलेगा, रहने के लिए हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है इसका हमारे अनुशासन पर, हमारे डिसिप्लिन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। तो आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो ये भीड़ की वजह से वो काम आपका पूरी तरह से नहीं हो पाता। भीड़ में आप खो जाते हैं, मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप कुछ नहीं कर पाते। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। अब जब आप ये सारी मुसीबतों को झेल रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि ये जो सारी परेशानियां हैं, ये सारी की सारी परेशानियां बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण हैं। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं श्यामला बाबूजी को क्या बताऊं, उनको तो स्वयं अनुभव हो गया होगा कि ये जो सारी परेशानियां हैं यह जनसंख्या वृद्धि की वजह से है, बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से है। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता तो श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ये हमें समझनी है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हमारी वजह से ही हो रही है। हम ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें तो ये जनसंख्या वृद्धि ना होगी और ये जो सारी समस्याएं हो रही हैं ये सारी समस्याएं ना होंगी। तो ये थे लीलाधर शर्मा पर्वतीय, जिन्होंने एक सुंदर से निबंध के माध्यम से हम सबको जनसंख्या वृद्धि से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया और इस बात की ओर इशारा किया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो चलिए यहीं पर हम इस निबंध को समाप्त करते हैं
और आशा करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।